हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर के अमूर्त बीजगणित में हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। इसमें हमने उपवलय पढ़ लिया, विभाग पढ़ लिया और इस पर बेस कुछ थ्योरम्स, कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए। ठीक है, कल हम कर रहे थे कि इसका अंतःस्थापन यानी आर का आर डैश में अंतःस्थापन। इसमें अंतःस्थापन में हमने इसकी डेफिनेशन देख ली थी। इसके बाद में मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी थ्योरम को आपको दिया हुआ है कि आर का अंतःस्थापन आर डैश में कैसे करना है, तो उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, यानी उसके लिए हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है। वलय, पूर्णांक के प्रांत और फिर पूर्णांक के प्रांत का मतलब इकाई सहित वलय, और फिर एस को आर डैश का उपवलय दिखाना होता है। उपवलय के लिए आपको 2 कंडीशन है, वलय के लिए 6 कंडीशन है। उसके बाद में आपको दिखाना है कि ये तुल्यकारिता है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तब हम कह सकते हैं कि जो आर डैश है वो आपका आर में क्या है, अंतःस्थापन है। और आर डैश को हम आर का क्या कहते हैं, विस्तार कहते हैं। ये हमने कल डेफिनेशन में देख लिया था। आज हम देखते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। थ्योरम है आपकी किसी भी वलय आर का, किसी भी वलय आर का एक इकाई सहित वलय यानी कि आर डैश में अंतःस्थापन किया जा सकता है। आर डैश में आर तब अंतःस्थापन करेगा जब आपका वलय आर क्या है, वलय है, तो आर डैश को भी क्या होना पड़ेगा, वलय, और एक इकाई सहित वलय यानी कि तत्समकी वलय। फिर इसको हमें आर डैश को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इकाई सहित वलय यानी कि तत्समकी वलय। उसके बाद में हम क्या करते हैं, आर डैश का एक उपवलय लेते हैं एस, एस को आर डैश का उपवलय दिखाना है। फिर हम कहते हैं जो उपवलय है वो आर का क्या कहलाता है, एक एक की समाकारिता या तुल्यकारिता। तो वो अगर तुल्यकारिता है तब हम कह सकते हैं कि जो आर है वो आर डैश में अंतःस्थापन है। तो हम कितनी प्रॉपर्टी होगी आपके, पहले तो वलय के लिए 6 प्रॉपर्टी, इसके लिए 1 और उपवलय के लिए 2 और एक समाकारिता 1 की आच्छादक। इतनी प्रॉपर्टी हम प्रूफ कर देंगे तब हम कह सकते हैं कि आर डैश है वो आर डैश में अंतःस्थापन किया जा सकता है। इसका प्रूफ देखो। प्रूफ में सबसे पहले माना आर कोई वलय है, माना आर कोई वलय है तथा z पूर्णांकों का वलय है। साथ ही माना आर डैश, जो आर डैश है वो आपका किस रूप में है, आर डैश जेड तो क्या हो गया, जेड क्रॉस आर के रूप में है आपका आर, और वो किसके बराबर है, यानी कि हमें एक सेट लेना पड़ेगा एम ए, सच दैट एम किस में बिलोंग कर रहा है आपका, आर जेड में और ए आर में, सच दैट एम बिलोंग्स टू जेड और ए बिलोंग्स टू आर। यानी आर डैश आपको किस रूप में लेना है, जेड क्रॉस आर के रूप में, यानी कि जेड के एलिमेंट और आर के एलिमेंट। तो उसके लिए हमने क्या किया, यानी एम ए एक सेट ले लिया, जो एम किस में बिलोंग कर रहा है आपका, जेड में, और ए किस में बिलोंग कर रहा है आपका, आर में। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, आर डैश में योग तथा गुणन की संक्रिया लगानी है। आर डैश में योग व गुणन की संक्रिया निम्न प्रकार है। पहले योग की संक्रिया देख ले, यानी कि एम ए प्लस इसी रूप में क्या होगा, एक एलिमेंट और होगा, जो हमने क्या ले लिया एन बी, एम ए प्लस एन बी किसके बराबर होगा, एम प्लस एन ए प्लस बी, फॉर एवरी एम एन किस में बिलोंग करेगा आपका, जेड में, और ए बी किस में बिलोंग करेगा, आर में। ये तो किसकी संक्रिया हो गई आपकी, योग की संक्रिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें एक संक्रिया और लेंगे, किसकी, गुणन की, यानी कि एम ए
डॉट एन बी बराबर होगा एम एन कोमा ए एन प्लस ए बी प्लस एम एन। एक संक्रिया होगी हमारी इस रूप में, यानी कि इन दोनों संक्रियाओं को लेकर ही हमें हर एक प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है। देखो आप पहले साहचर्यता का हम वलय सिद्ध करते हैं तो पहले योग के लिए साहचर्यता आती है, तो योग के लिए साहचर्यता यानी कि इस पे योग की प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम योग की प्रॉपर्टी किस रूप में लगाएंगे, यानी कि जो हमने ये वाली ली है ना कि एम ए प्लस एन बी योग साहचर्यता के लिए 3 लेते हैं, तो इसमें एक और ले लेंगे पी सी, तो उनमें हम क्या करेंगे फिर योग की संक्रिया लगा देंगे। इसको फॉलो करते हुए हमें इसका ध्यान में रखते हुए आगे जो जितनी भी प्रॉपर्टी योग और गुणा की प्रॉपर्टी लगानी है हमें इसके आधार पर ही लगानी है। इसीलिए तो मैंने पहले क्या लिया है, आर डैश में एक योग की और गुणा की संक्रिया ली है, ताकि हम जब आगे साहचर्यता गुणन की योग के लिए साहचर्यता योग के लिए गुणन के लिए साहचर्यता ये सब लगाएं, तब इन प्रॉपर्टी का यूज कर सके हम। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम सिद्ध करेंगे कि आर डैश वलय है। तो सबसे पहले वलय की सबसे पहली प्रॉपर्टी है योग के लिए साहचर्यता। सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है कि जो हमारा वलय है वो योग के लिए साहचर्य है कि नहीं। तो योग के लिए साहचर्यता के लिए देखो, माना एम ए एन बी और पी सी 3 एलिमेंट ले लिए हमने जो किस में बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर डैश। तो अब संक्रिया लगा दो, एम ए प्लस एन बी और प्लस पी सी बराबर योग के लिए लगा रहे हैं। तो जो हमने गुणन और योग की जो हमारी संक्रिया ली थी तो वो वाली पहले कौन सी थी, योग की, तो उसके जैसे m प्लस एन कोमा ए प्लस बी प्लस पी कोमा सी बराबर m प्लस एन प्लस पी कोमा ए प्लस बी प्लस सी। यही आएगी हमारी m प्लस एन। अब देखो बराबर m प्लस एन प्लस पी कोमा ए प्लस बी प्लस सी। दिस इम्प्लाइज यहां से देखो एम ए ओके प्लस ये हो जाएगा आपका एन पी एन प्लस पी और बी प्लस सी। अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, यानी कि एम ए प्लस एन बी और प्लस पी सी, यानी कि एम ए प्लस एन बी प्लस पी सी हो गया आपका। किसके लिए, योग के लिए साहचर्यता का नियम। एम ए यानी कि ए प्लस बी ऐसे समझ लो, ए बी और सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। तो आप देख सकते हो दोनों क्या हैं, बराबर है। योग के लिए साहचर्यता हो गया। अब नेक्स्ट देखो, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है आपकी वलय की, योग के लिए तत्समकी अवयव, तीसरी प्रतिलोम, चौथी क्रम विनिमेयता, पांचवी गुणन के लिए साहचर्यता और
छठवीं क्या थी? बंटनशीलता, गुणन की। दूसरी देखो, यौगिक तत्समिक अवयव, तत्समक अवयव। यौगिक तत्समक अवयव में क्या लेना पड़ेगा हमें? योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? 0 0 माना बिलोंग्स टू आर डैश तथा बिलोंग्स टू आर के लिए 0 0 प्लस एम ए बराबर 0 प्लस एम कोमा 0 प्लस ए बराबर एम प्लस 0 कोमा ए प्लस 0 बराबर एम ए प्लस 0 प्लस 0, दोनों बराबर आ गए। अतः हम कह सकते हैं कि 0 0 आर डैश में तत्समक अवयव है। अतः 0 0 आर डैश में तत्समक अवयव है, बराबर दोनों की क्या जाएगा? एम ए। अब क्या करेंगे? तीसरी प्रॉपर्टी, योग प्रतिलोम, योजिक प्रतिलोम। योजित प्रतिलोम मतलब ए किसी भी एलिमेंट में उसका प्रतिलोम ऐड करने पर हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो। तो अगर हम एलिमेंट ए ले रहे हैं तो इसका प्रतिलोम क्या जाएगा? इसमें हम कैसे ऐसी कौन सी संख्या ऐड करें कि योग के लिए तत्समक अवयव 0 आ जाए? यानी कि हम अगर 0 ए में माइनस ए ऐड करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, जो योग के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब देखो इसमें यौगिक तत्समक में क्या करेंगे हम? एम ए है हमारा, एम ए बिलोंग्स टू आर के लिए माइनस एम माइनस ए बिलोंग्स टू आर माइनस ए बिलोंग्स टू आर ऐसा अवयव है कि एम ए प्लस माइनस एम माइनस ए प्लस माइनस एम माइनस ए बराबर क्या आएगा आपके पास? 0 0 बराबर माइनस एम माइनस ए प्लस एम ए। अतः अतः एम ए का योजिक प्रतिलोम, अतः एम ए का योजिक प्रतिलोम माइनस एम माइनस ए है। 3 प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी क्रम विनिमेयता। चौथी प्रॉपर्टी है आपकी क्रम योग के लिए, योग के लिए क्रम विनिमेयता, या इसको बोल सकते हो आप योजित क्रम विनिमेयता, योजित क्रम विनिमेयता। योजित क्रम विनिमेयता में एम ए प्लस एन बी एम ए तथा एन बी बिलोंग्स टू आर डैश इस प्रकार है कि एम ए प्लस एन बी
बराबर क्या आएगा, m प्लस n और a प्लस b। दिस इम्प्लाइज n प्लस m और b प्लस a बराबर, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, एन बी और एम ए, सॉरी एन बी प्लस एम ए, यानी कि एम ए प्लस एन बी मेरे किसके बराबर आ गया, एन बी प्लस एम ए के बराबर। अतः ये किसके लिए हो गया, क्रम विनिमय हो गया। अब क्या करेंगे, गुणन के लिए 4 होगी 5वीं, गुणन के लिए साचरीयता, गुणन के लिए साहचर्यता, योग के लिए कर लिया। अब गुणन के लिए करेंगे तो क्या आएगा, एम ए डॉट एन बी डॉट पी सी, यही था हमारा, एम ए एन बी पी सी बराबर। इसमें देखो पहले एम ए और एन बी के लिए गुणन कर ले, फिर जो हमारा गुणन किया हुआ आएगा उसको हम किसके साथ कर लेंगे, पी सी के साथ, यानी कि एम एन कोमा ए एन प्लस ए बी प्लस एम बी और डॉट पी सी बराबर, इसमें आ जाएगा आपके पास एम एन पी कोमा इनके साथ ए एन पी प्लस ए एन सी प्लस ए बी पी प्लस एम बी पी प्लस एम बी पी प्लस ए एन सी और ए बी सी रह गया ना, और एम बी सी प्लस एम एन सी, ये आ गया। अब देखो एम, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 के लिए देखो एम ए एन बी प्लस कोमा डॉट, गुणन के लिए करें ना, पी सी बराबर एम ए, इसमें क्या आएगा आपका एन पी कोमा बी पी प्लस बी सी प्लस एन सी, ओके। अब लगा लो आगे प्रॉपर्टी, बराबर एन पी कोमा ए एन पी प्लस ए बी पी प्लस प्लस ए बी सी प्लस ए एन सी, एम एन पी आ गया आपका, फिर एम एन पी
इसकी सबके साथ हो गई, यानी कि NP के साथ हो गया, ANP ABC। अब कौन सा रह गया हमारा, N का P के साथ हो गया और M का इनके साथ, यानी कि प्लस M BP प्लस M BC प्लस M NC। ठीक है, बराबर MNP कोमा साहचर्य नियम से लिख सकती हूँ ANP प्लस ABP प्लस ABC प्लस ANC प्लस MBP प्लस MBC प्लस MNC। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को आप देख सकते हो आसानी से, दोनों क्या है, बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से MA डॉट NB डॉट PC किसके बराबर है, MA डॉट NB और डॉट PC के बराबर। अतः गुणन के लिए क्या हो गया आपका, साहचर्यता हो गया। अब क्या देखेंगे, 5 प्रॉपर्टी हो गई, छठवीं है आपकी गुणन के लिए, सॉरी बंटन के लिए, गुणन की योग पर बंटनशीलता, गुणन की योग पर बंटनशीलता, गुणन की योग पर बतानी है आपको, यानी कि MA प्लस NB डॉट PC बराबर, पहले योग की लगा दो, M प्लस N, योग के लिए क्या आएगा, M प्लस N कोमा A प्लस B, A प्लस B डॉट PC बराबर। अब इसकी आपको लगानी है गुणन के साथ, यानी कि इसको पूरे को A मान लो, इसको B मान लो, यानी कि M प्लस N P और कोमा A प्लस BP प्लस A प्लस BC और प्लस M प्लस NC बराबर। इसको सॉल्व कर लो अभी, MP प्लस NP कोमा AP प्लस BP प्लस AC प्लस BC प्लस MC प्लस NC बराबर, ये हो जाएगा MP कोमा AP प्लस AC प्लस MC। ठीक है, फिर प्लस अलग अलग कर देंगे दोनों को, प्लस NP कोमा, यानी कि फर्स्ट हो गया आपका। अब सेकंड देखो NP प्लस BP प्लस BC प्लस NC। ठीक है, ये हो गया। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1 और 2 तो हो गया, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, MA और NBPC समीकरण नंबर 3, इसी प्रकार यहीं से कर लो, MA इसी प्रकार MA प्लस, सॉरी डॉट करना है ना, डॉट
NB प्लस PC बराबर MA, पहले किसकी संक्रिया लगाओगे? प्लस की, और जो आपके पास आएगा उसकी किसके साथ? गुणन के साथ। यानी कि MA आपका एज इट इज रहेगा, पहले डॉट, पहले योग की संक्रिया लगा दो, यानी कि N प्लस P कोमा B प्लस C बराबर, यहां से आ जाएगा आपके पास M N प्लस P कोमा A N प्लस P कोमा A B प्लस C, सॉरी प्लस, और प्लस M B प्लस C, B प्लस C। ठीक है, अब गुणा कर दो इसको, MN प्लस MP कोमा AN प्लस AP प्लस AB प्लस AC प्लस MB प्लस MC। ठीक है, अब बराबर हो गया आपके पास MN कोमा AN AB और MB के फर्स्ट AB प्लस में और प्लस MB प्लस यहाँ से MN और MP कोमा MP कोमा आ जाएगा आपके पास AP प्लस AC प्लस MC। ठीक है, तो आप इन दोनों समीकरण से देख सकते हो, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से दोनों क्या है? आपके बराबर है। तो समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो गया आपके? दोनों बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि योग पर गुणन की बंटनशीलता है, यानी कि MA प्लस NB डॉट PC किसके बराबर आ गया आपका? MA डॉट NB और प्लस PC के। ये हो गया आपका योग पर बंटन, सॉरी गुणन की योग पर बंटनशीलता, यानी कि आपकी वलय की जो क्षय प्रॉपर्टी थी वो आपकी सिद्ध हो गई। अब क्या करना है? यानी कि वलय तो हो गया, अब इकाई सहित वलय बताना है आपको, यानी कि जो वलय है वो क्या है? इकाई सहित वलय है। तो यहाँ तक हो गया। अब इकाई सहित वलय और S को R का उपवलय और तत्समकी वलय ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। अगर इसको पूरा करूंगी ना तो आपके समझ में भी थोड़ा कम आएगा, इसलिए हाफ आज मैंने यानी कि वलय की जो 6 प्रॉपर्टी थी वो आपको सिद्ध करवा दी। अब जो आगे इकाई सहित वलय है और जो हमें तत्समकी वलय प्रूफ करना है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसमें तो कुछ ही नहीं किया, बस वलय की 6 प्रॉपर्टी ही सिद्ध की है। अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर इसमें आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।